एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। बस कुछ देर और बर्दाश्त कर लो, तुम्हारी हर तकलीफ खत्म हो जाएगी। हलक से ऊंची आवाज़ मत निकालना, समझी तुम? ये शब्द मेरे कानों से टकराए तो अगले ही पल मेरा ध्यान उस बंद कमरे की तरफ जा चुका था। मैं जो बड़ी तसल्ली में सोफे पर बैठी अपने मोबाइल में बिजी थी, उस आवाज़ पर मैं उठ खड़ी हुई थी। दबी दबी सिसकियों की आवाज़ भी उस कमरे से आ रही थी। वह सिसकियाँ यही कह रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं और ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझ पर तरस खाओ, मैं मर जाऊंगी। लेकिन अगले ही पल एक अजीब आवाज़ के साथ मुझे उस लड़की की चीखने की आवाज़ आई थी, जैसे उस पर बड़ा ही गहरा वार किया गया हो। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी थी। आखिर उस कमरे में हो क्या रहा था? मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल आने लगे थे। मैं धीरे धीरे चलती बिल्कुल उस कमरे के पास आ चुकी थी कि मैं दरवाजे से कान लगाती या फिर बगैर परमिशन के दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती। कुछ मेरी दोस्त का काम ही ऐसा था, लेकिन फिर भी आज से पहले मैंने ऐसी आवाज़ अगर सुनी भी थी तो वह इतनी अजीब नहीं थी जितनी ये थी। मैंने एक नज़र घुमाकर फिर आसपास देखा। कोई भी नौकर मुझे इस तरफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार फिर अंदर से ये आवाज़ गूंजी थी, बस कर दो डॉक्टर अनु, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं अब और ज़्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैंने आप पर भरोसा किया था। आखिर क्यों आप मेरे भरोसे को तोड़ रहे हो? आपको अगर ये सब कुछ चाहिए था तो आप मुझसे खुद ही बता देते। मैं हंसते मुस्कुराते आपका साथ दे देती। लेकिन आप मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? सिसकते हुए फिर से उस औरत की आवाज़ गूंजी थी और डॉक्टर अनूप भी उस कमरे में थे। मेरे दोनों कानों में धुआं सा निकला था। ये तो एक प्राइवेट कमरा था जहाँ पर सिवाय औरतों के किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। उस कमरे में डॉक्टर अनूप क्या कर रहा था? मेरे दिमाग में तो घंटियां बजने लगी थी। दरवाजे का हैंडल हल्का सा घुमाकर खोलना चाहा, मगर दरवाज़ा पूरी तरह से अंदर से लॉक था। मैंने की के हॉल से देखना चाहा, घबराते हुए जैसे मैं घुटनों के बल बैठी और की के हॉल से अंदर का मंजर देखना चाहा तो अगले ही पल जो मंजर मुझे दिखाई दिया, मेरे तो पूरे बदन में चूटियां रेंग चुकी थी। दिल एक पल को रुक कर दोबारा धड़कना शुरू हुआ था। सामने वह औरत बिल्कुल बिना कपड़ों के उस कमरे में मौजूद थी और उसके पास डॉक्टर अनूप के साथ साथ मेरी दोस्त भी थी जो शर्मनाक काम कर रही थी। मेरा तो बस नहीं चला कि अभी जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं अगले ही पल पूरी ताकत के साथ दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। ये दरवाज़ा खोलो, ये दरवाज़ा खोलो। क्या कर रही हो तुम उस लड़की के साथ? कौन से तरीके का इलाज है जो तुम कर रही हो? खोलो दरवाज़ा, मैं तुम्हें ज़्यादा इसके साथ गलत करने नहीं दूंगी। मैं चिल्ला रही थी और कमरे में बिल्कुल खामोशी छा चुकी थी। सिसकियाँ थी जो गूंज रही थी। वह लड़की कराह रही थी, मेरे मदद करो, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो प्लीज़, मुझे इन दरिंदों से बचा लो। उसकी आवाज़ सुनकर तो मैं पूरी ताकत के साथ दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया और ये भी नहीं सोचा कि मैं अकेली हूँ और कमरे में दो दरिंदे मौजूद हैं। डॉक्टर अनूप तो हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर था, उसके सामने भला मेरी क्या औकात थी। अगले ही पल दरवाज़ा एक झटके से खुल चुका था। सामने आरोसी खड़ी थी, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, घबराते हुए अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ कर रही थी। कहने लगी, रोशनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना तुम वहाँ बैठो, आधे घंटे में आती हूँ। चलो शाबाश, और मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। लेकिन मैं एक झटके से उससे अपना बाजू छुड़ा चुकी थी और कहने लगी, खबरदार अगर तूने मुझे छूने की कोशिश की, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है। मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। शर्म नहीं आती? तुम एक मेल डॉक्टर के साथ मिलकर तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? तुम इंसान हो। मैं तो जानवरों पर भी इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त न करूं, और तुम एक इंसान होकर अपनी जैसी एक मासूम लड़की पर इस तरह जुल्म कर रही हो। मेरी बात सुनकर अर्पिता सर झुका चुकी थी। वह मुझे समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और कहने लगी, मेरी बात सुनो और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारे हर एक बात का जवाब जरूर दूंगी। देखना, तुम्हें भी लगेगा जो मैंने किया है वह गलत नहीं, ठीक है? तुम मेरी बात तो सुनो। तब तक डॉक्टर अनूप भी कमरे से बाहर निकलकर आ चुके थे, लेकिन मैं अगले ही पल दोनों को धक्का देकर उस कमरे में गई। डॉक्टर बड़ी गहरी नज़रों से अर्पिता को देख रहा था, न जाने वह उससे क्या कह रहा था। तब तक मैं उस कमरे में गई और उस लड़की को देखा। वह उम्र में मेरे ही जितनी थी, मगर उसकी हालत इस तरह खराब हो चुकी थी, मुझे उस पर तरस आने लगा। मैं कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर सही सलामत लेकर जाऊंगी। मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मेरी दोस्त है, मैं उसे जो कहती हूँ वही करती है, ठीक है?
मुझे अर्पिता पर बहुत भरोसा था। मुझे पता था जो मैं कहूँगी अर्पिता वही करेगी, लेकिन जब बिस्तर पर बंधी हुई उस लड़की की आंखें हैरानी के और डर के मारे फैलने लगी। वह चिल्लाते हुए मुझे पीछे देखने को कह रही थी। जब तक मैंने पीछे मुड़कर देखा, अगले ही पल डॉक्टर अनूप ने मुझे दबोच लिया था। मेरा सांस उस पल रुका था। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और मेरी गर्दन में उतार दिया। मुझे अब अपनी सांस की नली तक वह सुई चुभती हुई महसूस हुई थी। पूरी ताकत से घुमाकर डॉक्टर अनूप को खुद से दूर कर चुकी थी, लेकिन वह इंजेक्शन मेरी रगों में फैल चुका था। मेरा सांस वहीं पर थम चुका था। मैं किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। न जाने उन्होंने मुझे कौन सा इंजेक्शन लगा दिया था। मैं मदद के लिए अर्पिता की तरफ हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन अगले ही बार अर्पिता जैसे पास आई, अपना पांव पूरी ताकत के साथ मेरे बाजू पर मारा था और अपने पांव से मेरे हाथ को कुचलने के अंदाज में मारने लगी। मेरे हाथ में एक अंगूठी थी, टूटकर मेरे हाथ में चिपक चुकी थी। दर्द की तेज लहर थी जो मुझे सांस नहीं लेने दे रही थी। दूसरा, मुझे अपनी उंगली की हड्डी टूटती हुई महसूस हुई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। मुझे लगा शायद मेरी आखिरी वक्त आ चुका है, मैं अब जिंदा नहीं बच पाऊंगी। मगर जब आंख खुली तो मेरी दोस्त जो बात मुझे बता रही थी, मेरे लिए उनको मानना बड़ा मुश्किल था। बात ये थी कि 60 साल के बुढ़े को 20 साल का जवान बना देगी। पहले तो मैंने उसकी बात को यूं ही हल्के में ले लिया। मैंने कहा कि हाँ, अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ऐसा सोचते हैं, लेकिन आज तक कोई इस पर काम नहीं कर पाया। हाँ, ऐसी कुछ दवाइयाँ ज़रूर बनाई गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल बूढ़ा आदमी अपनी फिर से जवानी के तरफ लौट पाएगा। मेरे हिसाब से ऐसा फार्मूला अभी तक नहीं बना। अपने सामने बैठी अर्पिता से उसके बारे में बात की, लेकिन वे अपनी नाक पर जमाए हुए चश्मे को धकेल कर अपनी आंखों पर करती हुई मुझे देखने लगी। उसने अपने हाथ में एक सैंपल उठा रखा था। बड़े गौर से उस सैंपल को देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी और फिर कहने लगी, जाने मन, ये ऐसा वैसा सैंपल नहीं, तुम मेरे टैलेंट को हल्के में ना लो। ये बात तो मैं जानती थी कि अर्पिता बहुत टैलेंटेड लड़की थी। वह उसने अपने घर में ही एक लैब बना रखी थी जहाँ पर वह छोटे मोटे रिसर्च किया करती थी। मगर जो बात वह आज मेरे सामने कर रही थी वो मेरे लिए यकीन करना बड़ा मुश्किल था। कहने लगी, क्या तुम मुझे जानती हो? मैं एक ऐसा फार्मूला तैयार कर रही हूँ जिससे बूढ़े लोगों में जवानी फिर से लौट आएगी। 60 साल का बुढ़ा आदमी भी 18 साल का नौजवान जैसा हो जाएगा। ना सिर्फ उसका वजूद बल्कि उसके वजूद में ताकत भी बल्कि नौजवान लड़कों जैसा ही आ जाएगा। उसकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। उसके इस बात को मैं बड़े गौर से सुन रही थी। अगले ही पल बड़ी दिलचस्पी के साथ उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि अच्छा, फिर उनकी पत्नियों का क्या होगा? उनके लिए भी कोई ऐसी फार्मूला तैयार करो, क्योंकि 60 साल का बूढ़ा जब जवान हो जाएगा तो उसे अपनी बूढ़ी पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इस बात पर मैं खुद अपने हाथ पर ताली बजाकर हंसी थी, जबकि वह एकदम से मायूस होकर मुझे देखने लगी। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुमसे डिस्कस कर रही हूँ, तुम्हें पता है ना, जब मैं खास मामले पर बात कर रही होती हूँ मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। अर्पिता को मायूस देखकर मैं भी अपना गला खकार कर खुद को सीरियस रखना चाहा, लेकिन जो बात मुमकिन नहीं थी, भला उस पर मैं यकीन कैसे करती। एक बार फिर मुझे वह अपने आईपैड में दिखाने लगी उसका फार्मूला कैसे काम करेगा। जिस तरह वो मुझे बता रही थी ऐसा लग रहा था जैसे इस मामले के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो। मगर कैसे? जब मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी तो मैं कहने लगी, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम सब कुछ करोगी कैसे? वह कौन सी चीज़ है जिसके इस्तेमाल से एक 60 साल का बुढ़ा 15 दिन के ट्रीटमेंट से वापस जवान हो सकता है? मेरी इस बात पर वो मुस्कुराई, कहने लगी, यही तो राज है। जानती हो, औरतों को आदमियों से ज़्यादा खूबसूरत क्यों बनाया गया है? वह जिस अंदाज में बात कर रही थी मैं उसे गौर से देखकर हंसने लगी। वह कहने लगी कि मेरी जान, उन मर्दों की जवानी भी तो हम औरतें ही वापस ला सकती हैं ना। मेरी दोस्त की इस बात पर मेरे गालों पर हया की लाली छाई थी। जो बात मेरी दोस्त कह रही थी मेरी समझ से बाहर थी। मैं कहने लगी, क्या मतलब? हमारा इस्तेमाल करके तुम मर्दों को जवान किस तरह कर दोगी? इस बात पर उसने मुस्कुराकर अपने हाथ में मौजूद उस सैंपल को देखा था। एक छोटी सी कांच की बोतल थी जिसमें सफ़ेद रंग का झाग सा मौजूद पानी के उसके इस्तेमाल से मैं एक ऐसी दवा बनाऊंगी कि तुम यकीन भी नहीं कर सकती। अगर मैं अपनी ये रिसर्च अमेरिका के साइंटिस्ट को भेज दूं तो रातों रात मैं अरबपति से खरबपति बन सकती हूँ, लेकिन ऐसा करूँगी नहीं। धीरे धीरे करके मैं अपना एक नाम बनाऊंगी। पहली बार मुझे अपनी दोस्त के शब्दों से डर महसूस हो रहा था।
न जाने वो क्या कहना चाहती थी, ऐसा क्या करने वाली थी। मैं उसकी सारी बातें सुनती रही और कहीं न कहीं मुझे ये लगा शायद गलत तरीके से कुछ करने वाली है। फिलहाल मैंने उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। मेरी दोस्त न सिर्फ एक प्राइवेट क्लिनिक चलाया करती थी, बल्कि एक साइंटिस्ट भी थी। घर में उसने एक लैब बनाया हुआ था। वहीं पर वह तरह तरह की रिसर्च करती रहती थी। अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्टों की डॉक्यूमेंट्री सुनती रहती थी और फिर तय खाने में जाकर न जाने कैसे कैसे रिसर्च कर रही थी। आज तो उसकी बात ने मुझे काफ़ी हैरान कर दिया था। और आज रात मेरी सेंट्रल जेल में ड्यूटी थी। मैं एक जेलर थी और अपने काम के लिए सख्त मिजाज औरत थी। किसी कैदी की हिम्मत नहीं होती थी कि मुझसे फालतू बात करे। जब मैं अर्पिता के घर से वापस आई तो ड्यूटी का वक्त हो चुका था। अभी मैं फ्रेश होकर यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकल थी जब मेरा पति आर्यन घर आया था। मुझे देखकर कहने लगा, तुम पहली पत्नी होगी जो अपने पति के आने पर यूं घर से चली जाती हो। जानती हो तुम्हारे साथ के लिए मैं कितना तड़पता रहता हूँ। एक दिन तुम छुट्टी क्यों नहीं कर लेती हो। तंग आ चुका हूँ मैं तुम्हारे इस जॉब से। जब मेरी जॉब से अच्छा खासा गुजारा हो रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है तुम्हें ये नौकरी करने की। मेरा पति फिर से ये सब कुछ कहना शुरू हो चुका था और मैं एक गहरी सांस छोड़कर आर्यन के करीब जाकर उसके कंधों पर अपना हाथ रख दिया। फिर कहने लगी, मेरे प्यारे पति, ऐसे कैसे मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं। जानती हूँ मैं आपको वक्त नहीं दे पा रही हूँ, नौकरी भी तो ज़रूरी है ना। कल को अगर बच्चे होंगे तो क्या हमारा गुजारा इतने कम पैसों में हो जाएगा। मैं अपने पति को एक बार फिर समझा चुकी थी। वह कहने लगे, क्या बच्चे जैसे आसमान से आ जाएंगे। तुम तो घर पर होती नहीं हो और मुझे वक्त देती नहीं। क्या तुम बच्चे डाउनलोड करोगी। मेरा पति मुंह में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था और उसकी इस बात पर मुझे हंसी आई थी। मैं उसका मूड ठीक करते सीधा जेल में आई थी और ये औरतों का जेल था। यहाँ पर सारी कैदी औरतें थी। यहाँ पर आने के बाद मुझे अजीब सा डर लगने लगा था। यहाँ पर अजीब तरह की औरतें थीं, गाली गलौज शोर मचाने वाली औरतें। मैं जेल में नाइट ड्यूटी करती थी। यहाँ पर वे सारी औरतें होती थी जो अब तक कितनी ही कत्ल कर चुकी थी और इतने सफाई से कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। मैं धीरे धीरे कदम उठाती हुई हर कैदी औरतों के पास जा रही थी। सभी मुझे देखकर मेरा आदर कर रही थी और मैं उनको देखकर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मेरे सर के ऊपर एक काला रंग का बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी कभी कभी तो बहुत तेज हो जाती और कभी बिल्कुल मध्यम जलने लगती। पुलिस की नौकरी करना मेरा शौक नहीं था, बल्कि मजबूरी थी और उस पर जो हालत बन चुके थे, अगर मैं कोई और काम ना करती तो यकीनन हमें भूखा पेट भी रहना पड़ता। मेरे पापा की नौकरी छूट चुकी थी और ऐसे में मैंने कई जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था और नौकरी लगी भी तो यहाँ पुलिस स्टेशन में। मुझे इस नौकरी को छोड़ना नहीं था, लेकिन अब मुझे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना था। शादी को 4 साल बीत चुके थे और अभी तक मेरी और आर्यन की कोई औलाद नहीं थी। एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे थे। सुबह जिस वक्त मैं घर जाती तो वह अपनी नौकरी के लिए चले जाते और फिर यूं ही हमारी ज़िंदगी अब तक चलती आ रही थी। कभी कभार थकावट इतनी हो जाती मैं अपने पति को वक्त ही नहीं दे पाती थी और अभी तक बैठी यही सोच रही थी कि मेरे साथ जेल में एक लड़की दर्द से चिल्लाने लगी, अपने पेट पे हाथ रखकर चीखने लगी। मैंने उसके तरफ देखा, अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे को सलाखों पर मारने लगी कि क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो। कहने लगी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। वह चिल्लाती चिल्लाती ज़मीन पर बैठी थी और अपने दोनों टांगें फैला रखी थी और बाल भी बिखरे हुए थे, जैसे कई दिनों से उसने अपने बाल में कंघी ना की हो। और उसकी उम्र 26 साल की थी। गलती उसकी यही थी, अपने पति को किसी और औरत के साथ देखकर उसने कांच का गिलास तोड़कर अपने पति के गले पर फेर दिया था। लड़की को भी नहीं छोड़ा था, बल्कि कैंची से उसके बाल काटकर वही कैंची उसके सर पर भी मारा था। फिर उसके मुंह पर कालिक थोपकर पूरे मोहल्ले में घुमाया था। पति तो मर गया सर में गहरी चोट की वजह से, और वह लड़की भी मर गई और ये जेल में सड़ने के लिए यहाँ रह गई। फिर भी उसे इस बात पर कोई पछतावा नहीं था। कहती थी, मैंने जो किया है ठीक किया है। अभी भी झोलियाँ उठा उठाकर अपने मरे हुए पति को शराब देती थी। खैर, इस जेल में जितनी भी औरतें थीं, सबकी कहानियों को मैं अच्छी तरह से जानती थी, मगर उसके पेट में अचानक से उठने वाले दर्द पर मैंने जल्दी वहाँ पर लगी हुई बैल को बजा दिया। हवलदार को बुलाया। जैसे ही हवलदार आया, उसे कहा कि डॉक्टर अर्पिता को खबर करो,
सेंट्रल जेल में आरोसी नाम के मरीज के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें यहाँ लेकर आओ। सेंट्रल जेल के सारे कैदी मरीजों का इलाज भी अर्पिता ही किया करती थी। कुछ ही देर के बाद जब वहाँ पर वह आई थी, उसके चेहरे पर अजीब सी तसल्ली और मुस्कान थी। मेरी तरफ देखकर कहने लगी, क्या हुआ है जो रात के इस पहर मुझे याद किया? मैंने कहा कि डॉक्टर अर्पिता देखिए तो सही, कैदी नंबर 205 के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द से यूं तड़प रही थी, अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ने लगी थी। जेल का दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर अर्पिता अंदर चली गई। पहले तो वहीं चेकअप किया, लेकिन फिर जैसे ही उसके पेट में आला लगाकर चेक किया तो डॉक्टर अर्पिता के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। कहने लगी, जल्दी से जल्द अस्पताल लेकर जाना होगा। मुझे लग रहा था शायद उसके पेट में कोई बहुत बड़ी बीमारी है। अगर वक्त पर इलाज ना किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। जैसे ही आरोसी को ये पता चला तो वह और रोने लगी और कहने लगी, मेरा इलाज कीजिए। रात का पहर था, सारी कैदी औरतें जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। आधी रात को मैं उस कैदी मरीज को बगैर सीनियर को खबर किए हुए उसे ले जा भी नहीं सकती थी। मरीज की हालत ज़्यादा ही बिगड़ गई थी, उसे वहाँ पर रखना भी ठीक नहीं था। डॉक्टर अर्पिता ये कहने लगी, अस्पताल तो दूर है, इसे अपने क्लिनिक पर ही ले जाती हूँ, वहीं पर ले जाकर इसका इलाज कर लेती हूँ। उसका क्लिनिक जेल के पास ही था, कुछ देर का काम है, फिर वापस आ जाएगी। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। यही मेरी पहली गलती थी जो मैंने कर दी थी। और मैंने आरोसी को जेल से निकाला और उसके हाथ में हथकड़ी लगाई और हथकड़ी का एक हिस्सा मैंने अपने हाथ में बंद किया था। 5 मिनट की दूरी पर ही अर्पिता का प्राइवेट क्लिनिक मौजूद था, जहाँ पर जाते ही अर्पिता ने मुझे अपनी हथकड़ी खोलने को कहा। मैंने कहा कि हथकड़ी खोलने की क्या ज़रूरत है, तुम मुझे साथ लेकर जाओ, चेकअप करो, मुझसे कैसा पता तो चले, आखिर इसे हुआ क्या है। लेकिन अर्पिता कहने लगी कि नहीं मेरी जान, ये मेरी रूल के खिलाफ है, ये भागकर कहाँ जाएगी? देखो तो इधर ये दर्द से तड़प रही है। वैसे मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पहले ही मैं जेल के रूल के खिलाफ काम कर चुकी थी। फिलहाल मैंने ये सोचकर हथकड़ी खोल दी। डॉक्टर अर्पिता उस मरीज को लेकर अंदर जाने लगी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं बाहर बेंच पे बैठ गई। कुछ देर के बाद वह बाहर आई। मैंने कमरे में जाकर देखना चाहा तो कहने लगी, यार क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? आज तक सेंट्रल जेल के सारे मरीजों का मैं ही चेकअप करती आई हूँ। क्या तुम जानती नहीं हो कि आज तक मैंने कितने केसों को हल कर दिया है? प्रेग्नेंट औरतों को भी केस मैंने देखा है। अर्पिता की बात सुनकर मैं चुप हो गई और मैं कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस कहीं कैदी चकमा देकर भाग ना जाए। मेरी ड्यूटी का तो पहला रूल तो यही है, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी दोस्त अर्पिता मुझे बताने लगी कि इस लड़की के पेट में रसोलियाँ बनती जा रही है, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है। मैं दवाई दे दूंगी, उसे आराम आ जाएगा। आरोसी की तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं आरोसी को लेकर वापस जेल में चली आई। वह काफ़ी चुप चुप लग रही थी। मैं दोबारा बंद करने के बाद मैं कहने लगी, फिक्र मत करो, डॉक्टर अर्पिता बहुत अच्छी डॉक्टर है, वह तुम्हारा इलाज करेगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन वह फिर भी चुप रही। कुछ देर के बाद वह पीछे को गिर गई। उस दिन के बाद से वह दोबारा मुझे बात करती हुई दिखाई नहीं दी। हर वक्त दीवार से टेक लगाकर चुप बैठी रहती। जब से वह डॉक्टर अर्पिता के क्लिनिक से होकर आई थी ऐसा ही हो रहा था और कई दिन बाद उसके पेट में फिर से बहुत तेज दर्द उठने लगा। फिर सीनियर की इजाज़त लेकर उसे अस्पताल भी ले जाना पड़ता, लेकिन उसका केस डॉक्टर अर्पिता ही हैंडल कर रही थी। उस दिन मेरी छुट्टी थी और मैंने वह पूरा दिन अपने पति के साथ घूम फिर कर बिताया था। पुरानी यादें ताज़ा की थी। पर शाम को मैं डॉक्टर अर्पिता की तरफ चली आई थी। मेरा घर डॉक्टर अर्पिता के घर के करीब ही था। आज मैं उनके घर आई तो एक बार फिर वो मेरे सामने उसी टॉपिक पर बात करने लगी थी। कहने लगी, रोशनी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, मगर मैं इस तरह दीवानी हो चुकी हूँ। जब मेरा ये फार्मूला दुनिया वालों के सामने आएगा तो हर आदमी पागल ही हो जाएगा। हर आदमी मेरे घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ा होगा। मैंने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है। नहीं नहीं, मैं लोगों को अपने घर के बाहर खड़ा नहीं रखूँगी। लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मेरे पास आएंगे और कहेंगे किसी तरह मैं उनका इलाज कर दूं। बूढ़े मर्दों से उनका बुढ़ापा लेकर उनको जवानी में बदल दूं। तुम जानती हो कि रातों रात ये सोच सोच कर मैं सो नहीं पाती हूँ। बार बार उठकर अपने गार्डन एरिया में चक्कर लगाती हूँ। जब से मैं आरोसी मेरे क्लिनिक में होकर गई है तब से ही मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ। आरोसी का नाम सुनना था, मेरी आंखें फटी थी। मैंने माथे पर बल डाले। अर्पिता से कहने लगी, क्या मतलब तुम्हारा? आरोसी का इन सब से क्या लेना देना? वह हंसकर कहने लगी, यार ये सारा कुछ आरोसी की वजह से तो पॉसिबल हो पाया है।
तभी तो हर 2 दिन के बाद उसे अपनी क्लिनिक पर ज़रूर बुला रही हूँ। अर्पिता और भी कुछ बता रही थी, लेकिन मैं अगले पल चौंकी थी और उससे कहने लगी, तुम उसे रोज़ इलाज के लिए अपनी क्लिनिक पर बुला रही हो, पर उसके दर्द में ज़रा सा भी आराम नहीं है, इसलिए उसे यहाँ पर लाया जाता है। अरे यार, अब तुमसे क्या छुपाना, ये सब कुछ तो मैं खुद उसके साथ कर रही हूँ। उसके बीमारी को बढ़ावा दे रही हूँ ताकि वो मेरे क्लिनिक के चक्कर लगाती रहे। लेकिन खबरदार, ये बात किसी को नहीं बताना। मुझे आरोसी से कुछ ऐसे सैंपल मिले हैं जिसका इस्तेमाल करके मैं बूढ़े आदमियों को उनकी जवानी लौटा सकती हूँ, और उनमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अब तक मैं अर्पिता की बातों को नज़रअंदाज करती आई थी, मगर मेरे लिए अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं कहने लगी, क्या बात है, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। उसकी आंखों में एकदम चमक जाग उठी। लेकिन सब कुछ तो नहीं बताऊंगी, मगर हाँ, अगर तुम बहाने बहाने से जैसे भी करके सेंट्रल जेल की लड़कियां बारी बारी मेरे क्लिनिक तक भेज दो, तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि कौन सी लड़की मेरे काम की है और कौन बूढ़े मर्दों को जवान बनाने में मेरा मदद कर सकती है। मैं चुपचाप अर्पिता की हर बात सुन रही थी। उसको अरबों रुपयों का फ़ायदा था, लेकिन मैं बस यही बोल रही थी, अर्पिता, जो कुछ तुम कर रही हो वह गलत तो नहीं है। मैं तुम्हारा साथ तो दे दूंगी, लेकिन उन लड़कियों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? या जो कुछ तुम उनके साथ करोगी वह गैर कानूनी तो नहीं होगा? मेरी इस बात पर अर्पिता हंसी थी। कहने लगी, क्या गलत और क्या सही, मुझे मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से है। और फिक्र मत करो, नहीं मरेगी तुम्हारी कैदी लड़कियां, सही सलामत वापस सेंट्रल जेल में जाएंगी। बस मुझे वह फार्मूला मिल जाएगा। मेरे दिमाग में अब कई तरह के शक पैदा हो गए थे। हर लड़की को उसके क्लिनिक में लाने के लिए मेरी दोस्त मुझे 1 लाख रुपए देने को तैयार थी। हर बार ही वो मुझे 1 लाख देती थी, चाहे मैं रोजाना 2 लड़कियां उसके क्लिनिक पर ले जाती या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन लाती। अर्पिता से कहने लगी, अगर किसी कैदी लड़की ने ये राज खोल दिया। फिर कहने लगी, क्या आरोसी ने आज तक तुमसे कुछ कहा? मैंने बोला, नहीं, मैं उसको ऐसी दवा दे रही हूँ जिससे ये कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न दिमाग के साथ रहेगी। सब कुछ अच्छा लगेगा, तुम इस बात की फिक्र मत करो। न जाने क्यों मुझे अर्पिता की बातें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। कुछ तो था, बहुत भयानक था और उसके दिमाग में चल रहा था, मगर पैसों की लालच में ऐसी उलझी कि उसका साथ देने लगी। अगले दिन जो खाना कैदी औरतों के लिए आया उसमें खास तरह की दवा मिला दिया गया। जेल के अंदर जो खाना बनाता था वह भी मेरी निगरानी में ही बनता था। मैं किचन गई और फिर वह दवा उस खाने में मिला दिया जो उन कैदी औरतों के लिए आया था। जो दवा शामिल होना था, आधी रात को उसका असर शुरू हो गया। कम उम्र की जो लड़कियां थी उन पर सबसे पहले दवा ने असर किया। एकदम उनके पेट में बहुत दर्द उठने लगा, उल्टियां शुरू हो गई, तबीयत इस तरह खराब हो गई उनको डॉक्टर के पास में ले जाना पड़ा। डॉक्टर अर्पिता के साथ सीनियर पुलिस ऑफिसर के भी अच्छे संबंध थे, उनको भी भरोसा डॉक्टर अर्पिता पर था। सीनियर ऑफिसर हवलदार को कहने लगी कि अपनी निगरानी में मरीजों को डॉक्टर अर्पिता के क्लिनिक लेकर जाओ। पता नहीं खाना बनाने वाले खाने में क्या मिला रहे हैं, जो आए दिन कैदी औरतों की तबीयत खराब हो रही है। मर्दों को तो कुछ नहीं हो रहा, सारी समस्याएं बस औरतों को ही हो रही है। बड़बड़ाते हुए सीनियर ऑफिसर जा चुके थे। मेरे माथे पर बार बार पसीना चमक रहा था। सर्दी का मौसम था। मैं घबराते हुए उन सारी कैदी लड़कियों को डॉक्टर अर्पिता के क्लिनिक में ले आई। डॉक्टर अर्पिता जल्दी उन्हें कमरे में ले गई। जिस तरह खुशी उसके चेहरे पर थी, ये देखकर मुझे शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। ये धोखा था और गलत था, लेकिन 3 लड़कियों को लाने के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए मिल चुका था। न जाने डॉक्टर अर्पिता कितना कमा रही थी। मैं घबराते हुए बाहर बैठ गई। उनके क्लिनिक में एक खास कमरा था जहाँ पर किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। अभी मैं वहाँ पर बैठी थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक आदमी को मैंने वहाँ से निकलते हुए देखा। वह डॉक्टर अनूप था और डॉक्टर अनूप और मेरी दोस्त अर्पिता के बीच आपस में अच्छे संबंध थे। कुछ दिनों में वे दोनों शादी करने वाले थे, मगर उस वक्त उस क्लिनिक में डॉक्टर अनूप क्या कर रहा था? मेरे पास आकर उसने मेरा हाल चाल पूछना चाहा। मैंने धीरे से जवाब देकर सर झटक दिया और उस वक्त जेल में दूसरी जेलर मौजूद थी, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी और मैं यहाँ पर उनकी निगरानी के लिए आई थी। आधे घंटे के बाद ही वह तीनों जब कमरे से बाहर आईं तो थोड़ी ठीक लग रही थी। उसके बाद बारी बारी सारी कैदी औरतों को डॉक्टर अर्पिता के क्लिनिक में लाया गया। सबकी तबीयत कुछ ठीक हो चुकी थी। कहने लगी, इनको फूड पॉइजन की शिकायत थी, लेकिन अब मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, सब ठीक हो जाएंगी। सब लड़कियों का सैंपल ले लिए है
उस रात मैंने डॉक्टर अर्पिता के क्लिनिक में मैंने उससे पूछा असल बात क्या है। वह कहने लगी, जो लड़कियां तुम यहाँ पर लाई थी ना, 10 में से सिर्फ 4 लड़कियां ही मेरे काम की निकली हैं, जिनका इस्तेमाल करके मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकती हूँ। बाकी तो बस बेकार ही थी। अर्पिता के साथ बातों में लगा देखकर मेरा पति भी मुझे टकटकी बांधे देख रहा था। कहने लगा, क्या बात है, इस तरह परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात हो गई है क्या? दिल चाहा कि जाकर आर्यन को सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर चुप कर गई। जब बार बार आर्यन मुझसे फोर्स करने लगा तो मैंने सब कुछ बता दिया कि मेरी दोस्त अर्पिता के बारे में तो आप जानते हैं, वह कैसी पागलपन साइंटिस्ट बनी फिर रही है, उसमें अपना नाम कमाना चाहती है और अब पता नहीं कैसी रिसर्च कर रही है। कहती है बूढ़े मर्द को 20 साल नौजवान लड़का बना देगी। मेरे पति ने जब ये बात सुनी तो अगले ही पल हंसकर अपनी दाईं आंख मेरी तरफ मारकर कहने लगा, अच्छा सिर्फ 60 साल के बूढ़ों को ही जवान करेगी या फिर मुझ 35 साल को भी 20 साल का कर देगी? और फिर मैंने तकिया उठाकर उनकी तरफ उछाल चुकी थी और कहने लगी कि आप तो बस भी किया करो, पता नहीं वह किस तरह की रिसर्च कर रही है और मुझे भी उसमें शामिल कर रखा है। मुझे तो डर सा लगा रहता है जैसे वह उनके ब्लड सैंपल लेती है, उनके ब्लड के जरिए वह कुछ खास करना चाहती है। जो भी था वह बहुत गलत था। और दूसरी बात ये थी, डॉक्टर अनूप भी उस कमरे में मौजूद होता है जिस कमरे में डॉक्टर अर्पिता उन कैदी औरतों को लेकर जाती है। वह तो पहले भी मुझे अच्छा नहीं लगता था और मुझे वह कोई अच्छा इंसान भी नहीं लगता। फिलहाल मैंने अर्पिता से बहुत पूछना चाहा कि बताओ आखिर यहाँ पर होता क्या है, तुम किस तरह का टेस्ट उनके साथ करती हो, मुझे भी तो बताओ। लेकिन अर्पिता इस मामले में काफ़ी चौकन्नी रहती थी, लेकिन वह ये राज ही रखना चाहती थी, अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती थी। मैंने घूरती नज़रों से उसे देखा और कहा था कि अच्छा डॉक्टर अनूप पर तो बड़ा भरोसा करती हो, वह तो हर बारी तुम्हारे साथ होता है। मेरी इस बात पर उसने अपना सर झटक दिया था। मेरे अकाउंट में मुझे पैसे मिल रहे थे, मेरे लिए शायद यही काफ़ी था। मेरा पति भी कुछ सोच में पड़ चुका था। कहने लगा, फिर भी ध्यान रखना, कोई छोटा मोटा जेल नहीं है, लखनऊ का सबसे बड़ा सेंट्रल जेल है। अगर जरा सी भी ऊंच नीच हुई ना तो हम दोनों बुरे फंस जाएंगे। सिर्फ डॉक्टर अर्पिता ही नहीं, तुम भी अंदर जाओगी। उस दिन के बाद एक बार फिर मेरी ड्यूटी जेल में लगी थी और जेल में टहल रही थी जब मुझे आरोसी का ख्याल आया। मैं जल्दी आरोसी की तरफ गई थी जो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी थी। ऐसा लग रहा था उसके अंदर कोई जान बाकी नहीं है। मुझे देखकर उसने एक नज़र मुझे देखा था, तभी मेरी नज़र उसके चेहरे से होती हुई उसके पेट की तरफ गई थी। उसका पेट मुझे पहले से थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा था। शायद उसके पेट में जो रसोली थी उसकी वजह से सब कुछ हुआ था। मैंने अरोसी को देखा, उसके पास कुर्सी डालकर बैठ गई। उसे इशारा किया जहाँ वो बड़ी मुश्किल से ज़मीन से उठकर अपने पेट पर हाथ रखते हुए चलकर मेरे पास आई थी। जेल के सलाखों के पास बैठकर कहने लगी कि मेम साहब, पता नहीं क्या होता जा रहा है, अब तो एक कदम भी नहीं चला जाता। पेट में यूं भारीपन महसूस होता है जैसे कोई वजन लाद दिया गया हो। उसकी बात सुनने के बाद मैं इधर उधर की कुछ बातें की और फिर बिल्कुल राजदाना अंदाज में कहने लगी, अच्छा उस दिन जब तुम्हें डॉक्टर अर्पिता के क्लिनिक में लेकर गई थी तो अंदर जाने के बाद उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था? तुम्हें अब तक मैं 5 बार ले जा चुकी हूँ। मेरी इस बात पर उसके चेहरे का रंग उड़ा था। कुछ देर वह खामोश रही, फिर अपने सर पर हाथ रखकर सोचने लगी। कहने लगी, मेरे साथ कुछ तो ज़रूर हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा हुआ क्या था। वैसे जो भी हुआ था अच्छा नहीं हुआ था, बस इतना ही पता है मेरा दिल नहीं करता मैं उनके क्लिनिक में जाऊं, उसने इलाज करवाऊं, लेकिन फिर भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती ना, फिर चली जाती हूं। क्या कोई और डॉक्टर नहीं है जो मेरा इलाज कर सके? हम कैदियों के लिए सिर्फ डॉक्टर अर्पिता रखी गई है। मेरे पेट का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर अर्पिता कहती है बस 1 महीना और बर्दाश्त कर लो, फिर इस तकलीफ़ से आज़ाद हो जाओगी। लेकिन अब मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। मैं आरोसी की बातें सुन रही थी और उसके बाद मैंने बहाने से बाकी लड़कियों से भी पूछा जिनके बारे में अर्पिता ने कहा था उनके काम की लड़कियां हैं। सब ने एक ही बात की थी, वह ये थी ये सारी मोटी होती जा रही थी। उनकी हालत देखकर लगता था जैसे वह प्रेग्नेंट हो रही थी। जिससे भी पूछती थी उसका यही कहना था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, मगर समझ नहीं आती कि मेरे साथ हुआ क्या था। मैं इन सब से पूछना छोड़ चुकी थी। रातों को नींद तक हराम हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा ज़मीर मुझसे बार बार इस बात का हिसाब ले रहा था कि जो काम मैं अर्पिता के साथ कर रही हूँ वह सरासर गलत है। कुछ दिनों तक मैंने सब्र किया, लेकिन अब अर्पिता एक बार फिर मुझसे कहने लगी,
250 नंबर कैदी को मेरे घर पर लेकर आओ। तो मैंने साफ मना कर दिया, ये मेरे लिए आसान काम नहीं। वह पहली बार था जब अर्पिता मुझ पर चिल्लाई थी। कहने लगी, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलते हैं ना, मुफ्त में तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं करवाती। तुम्हें इस काम के पैसे दे रही हूँ, अब तुम इतने नज़दीक पहुँचकर मुझे धोखा नहीं दे सकती। फ़िलहाल तुम उसे लेकर आओगी। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, लेकिन मैं मजबूर हो चुकी थी। उस दिन मैंने उस कैदी को बीमारी का बहाना बनाने को कहा और फिर उसे लेकर दोबारा मैं डॉक्टर अर्पिता के घर जा चुकी थी। आज जो कुछ भी होता, मैं उस कमरे का राज जानना चाहती थी। आखिर डॉक्टर अर्पिता उस कमरे में इन मरीजों के साथ क्या कर रही थी? अर्पिता के तो आज तेवर ही बदले हुए थे। कहने लगी, प्लीज़ तुम जानती हो ना मैं अपने काम के लिए कितनी स्ट्रिक्ट हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ अंदर नहीं ले जा सकती हूँ। यहीं पर बैठकर इंतज़ार करो। मगर जो हकीकत मुझ पर आज खुलनी थी, मेरे तो दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मेरी आंखों से डर के मारे आंसू निकल रहे थे। मेरी जान से प्यारी सहेली मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल चुकी थी। मैंने आंख खोली तो सामने को अंधेरा था। मेरे पूरे बदन में सुइयां सी चुभ रही थी। आसपास बड़ी अजीबोगरीब सी मशीनरी पड़ी हुई थी। पता नहीं कहाँ पर थी कहाँ पर नहीं, कुछ पता नहीं था। सर बहुत भारी हो रहा था। गर्दन के जिस हिस्से में इंजेक्शन लगाया गया था वहाँ पर अभी तक दर्द महसूस हो रहा था। जहाँ पर मुझे इंजेक्शन लगाया गया था, जैसे उठकर बैठना चाहा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे हाथ और पैर बंधे हुए हैं। अभी मैं इस हालत में थी जब वहाँ पर मुझे डॉक्टर अनूप और डॉक्टर अर्पिता के बोलने की आवाज़ आई। दोनों ही चलते चलते मेरे पास आए। मुझे हिलता देखकर डॉक्टर अनूप मुस्कुराया था। कहने लगा, वह देखो हमारा शिकार तो झपट रहा है। डॉक्टर अर्पिता, आपकी दोस्त को तो होश आ गया है। तो फिर अर्पिता चलती हुई मेरे पास आई। चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट थी। कहने लगी, तो बताओ कैसा महसूस कर रही हो? मेरे लिए बोलना मुश्किल था, फिर भी कहने लगी, ये क्या तरीका है? तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? तुम जो भी कर रही हो बहुत गलत है। तुम इस डॉक्टर अनूप के साथ मिलकर नाजायज बच्चे पैदा करके उनको बेच रही हो और बदले में कहती हो तुम मर्दों को जवानी लौटा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना घिनौना खेल खेलते हुए मुझे भी इस गलत काम में शामिल करती हो। इस पर डॉक्टर अर्पिता की आंखें फैली थी। अगले ही पल हैरानी से डॉक्टर अनूप और डॉक्टर अर्पिता एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों कुछ पल तो बिल्कुल चुप रहे, फिर बड़ी जोर से ठहाके लगाकर हंस रहे थे। एक दूसरे के हाथ में ताली मार रहे थे और फिर कहने लगे, मेरी जान, तुम्हारी सोच अभी यहीं पर अटकी हुई है। हम तो इससे आगे का सोच रहे हैं। तुम भी कितनी भोली देखो। तुम्हें हर लड़की के बदले 1 लाख मिल रहे थे ना, लेकिन तुम बाज नहीं आई। तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें शुरू से बता रखा था कि मैं इस काम को लेकर कितनी एक्साइटेड हूँ। जो मेरे रास्ते में आएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ भी वही सब करूं जो मैं कैदी औरतों के साथ कर रही थी। इन पर तो ये एक्सपीरियंस इसलिए कर रही थी कि इनको कोई पूछने वाला नहीं। कैद में अगर ये मर भी जाती हैं तो किसी को खबर तक नहीं होगी। डॉक्टर अर्पिता के हाथ ये सब हुआ है और मैंने तुम्हारे अंदर से भी सैंपल इकट्ठे किए हैं। तुम में भी वही खासियत है जो बूढ़े मर्दों को जवान कर सकती है। फिर उसकी सुई वहीं पर अटकी हुई थी। मैं कहने लगी, क्या मतलब? तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? तुमने क्या किया है? उसके बाद जो हकीकत अर्पिता ने मुझे बताई तो मर ही जाती तो अच्छा था। कहने लगी कि मर्दों को जवान करने के लिए मैंने जो फार्मूला अपनाया है कोई सोच भी नहीं सकता। मैं डॉक्टर अनूप के खास दोस्त के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई किया है। ऐसी दवाइयाँ खिलाई है जिससे मुझे उनके शरीर में हार्मोन्स मिले हैं जो कि आम इंसान में नहीं होते। उसके बाद डॉक्टर अनूप की मदद से मैंने उसे हासिल कर लिया। वो मेरे घर के तहखाने में बंद रहता है। जितनी भी लड़कियां जैसे ही यहाँ पर आई उन सबको मैं डॉक्टर अनूप के दोस्त के पास भेज देती हूँ। दोनों को एक खास तरह का इंजेक्शन लगाकर उसके बाद दोनों के बीच में मेरे सामने ही सारी संबंध बनाए जाते हैं। यूँ जो बच्चा अब उनके पेट में पल रहा है वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि बहुत ही खास बच्चा है। जैसे उन औरतों का 3 महीने का प्रेगनेंसी होगा, उसे 3 महीने के बच्चे को उन कैदी औरतों को पेट से बाहर निकाल लूंगी। रसोली कहकर फिर उस बच्चे के दिमाग को निकालकर जूसर मिक्सर में मिलाने के बाद कुछ ऐसी दवाइयाँ शामिल करूंगी जिसके मिश्रण से एक बूढ़ा मर्द भी अपनी जवानी की तरफ लौटने लगेगा। मैं तड़पने लगी, चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, छोड़ो, मुझे जाने दो। लेकिन वह मेरे साथ भी वही सब कुछ करने वाली थी जो उसने कैदी औरतों के साथ करवाया था। कहीं ना कहीं मैं भी ये सारे खेल का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर अर्पिता मुझे ज़बरदस्ती लेकर वहाँ जाती,
मेरा पति वहां पर पुलिस लेकर आ चुका था। मैं पिछले 2 दिनों से लापता थी और मेरा पति मुझ तक पहुंच चुका था। रंगे हाथों अर्पिता को पकड़ लिया गया। मुझे भी इंजेक्शन लगाकर मेरे साथ भी वही सब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक इंजेक्शन का मुझ पर पूरी तरह से असर नहीं हुआ था। मैंने सारी हकीकत पुलिस वालों को बता दी थी। सेंट्रल जेल की कैदी सभी औरतों का गवाही भी था, क्योंकि मैं खुद अपनी सहेली के पास इस हालत में मिली थी। डॉक्टर अर्पिता और डॉक्टर अनूप को लंबी कैद हो चुकी है। घर आकर 2 हफ्ते तक मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा और उसके बाद मैं रो रो कर भगवान से माफ़ी मांगी कि मैं ये किस पाप की तरफ जा रही थी। मैंने तो जेलर की नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि मुझ पर भी कानूनी कार्रवाई हुई थी और मेरे होते हुए उन सभी औरतों को मेरी वजह से तकलीफ सहनी पड़ी थी। इसलिए मुझे मेरी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। मेरा पति आर्यन जो कमाता था, उसी में मेरा घर चल रहा था और मैं अपने पति के साथ खुश थी। मेरे पति ने मुझे कभी इस बात का ताना नहीं दिया। वह तो खुद मेरा साथ चाहता था और वह खुश भी है कि मैं नौकरी नहीं करती। पर मुझे थोड़ा अफसोस है मेरी नौकरी चले जाने का। पर मैं क्या कर सकती हूँ, गलती तो मेरी ही थी।